ये कहानी है एक ऐसे टीचर की जो क्लास में सोता है, स्टूडेंट्स जिसे सीरियस नहीं लेते और जिसकी जिंदगी पूरी तरह बोरिंग है। लेकिन जब उसके स्कूल पर खतरा आता है तो वही आदमी रिंग में उतरता है। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग हियर कम्स द बूम। स्कॉट वॉस एक आलसी और बेपरवाह मिडिल एज हाई स्कूल बायोलॉजी टीचर है। एक सुबह वो देर से उठता है और हड़बड़ी में अपनी बाइक से तेज रफ्तार में स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तब तक वो काफी लेट हो चुका होता है और चाहता है कि किसी को बिना पता चले चुपचाप क्लास में घुस जाए। इसी चक्कर में वो क्लासरूम की खिड़की से अंदर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर उसे प्रिंसिपल खड़ा हुआ मिल जाता है। हालात संभालने के लिए स्कॉट तुरंत दिमाग लगाता है और अपनी इस हरकत को एक इम्प्रोवाइज लेसन बना देता है। वो कहता है कि वो ये दिखा रहा था कि एक बेबी एंटीलोप अपनी मां के शरीर से कैसे बाहर आता है, लेकिन प्रिंसिपल उसके इस बहाने को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। वो साफ साफ कहता है कि स्कॉट फिर से लेट आया है और इस वजह से उसे आज की छुट्टी नहीं मिलेगी। स्कॉट बहस करने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि वो कभी टीचर ऑफ द ईयर रह चुका है, लेकिन प्रिंसिपल उसे काटते हुए कहता है कि वो बात 10 साल पुरानी है और अब उसे बस ड्यूटी करनी होगी। इतना कहकर वो चला जाता है। प्रिंसिपल के जाते ही स्कॉट छात्रों से कहता है कि वे अपनी किताबें पढ़े और खुद अखबार लेकर बैठ जाता है। एक स्टूडेंट सवाल पूछती है, लेकिन स्कॉट उसे टाल देता है और कहता है कि इस क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका असल जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। कुछ देर बाद घंटी बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद स्कॉट वेंडिंग मशीन से स्नैक खरीदने जाता है, लेकिन स्नैक मशीन में फंस जाता है। गुस्से में आकर वो मशीन को काटता है और जोर से हिलाता है, जिससे 2 स्नैक्स बाहर गिर जाते हैं। पास खड़ा एक स्टूडेंट ये सब देख लेता है। स्कॉट उसे एक स्नैक दे देता है और कहता है कि इस बात का जिक्र किसी से न करे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर स्कॉट को म्यूजिक रूम से आवाज आती है। वो अंदर जाता है और देखता है कि म्यूजिक टीचर मार्टी अपने स्टूडेंट्स को पूरे जोश के साथ रिहर्सल करवा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद स्कॉट मार्टी से अपनी डिटेंशन ड्यूटी कवर करने को कहता है। मार्टी मान जाता है, लेकिन बदले में स्कॉट से एक अजीब सवाल पूछता है, क्या 48 साल की औरत प्रेग्नेंट हो सकती है? वो बताता है कि उसकी 48 साल की पत्नी प्रेग्नेंट है और अभी शुरुआत का समय है, इसलिए वो चाहता है कि ये बात सीक्रेट रहे। स्कॉट थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर भी उसे बधाई देता है और ड्यूटी वाली जैकेट उसे दे देता है। बाद में एक स्टाफ मीटिंग होती है जहां प्रिंसिपल बड़े बजट कट्स की घोषणा करता है। वो बताता है कि स्कूल के पास पैसे नहीं है और म्यूजिक प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है। मार्टी इसका विरोध करता है और म्यूजिक प्रोग्राम की अहमियत समझाने की कोशिश करता है। वो इसकी तुलना फुटबॉल टीम से करता है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि फुटबॉल टीम फंड जुटाती है, जबकि म्यूजिक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता। यहीं से कहानी में टकराव की असली वजह सामने आने लगती है। मीटिंग के दौरान जब प्रिंसिपल म्यूजिक प्रोग्राम की तुलना फुटबॉल से किए जाने पर हैरान होता है, तभी स्कॉट बीच में बोल पड़ता है। वो सबके सामने कह देता है कि मार्टी जल्द ही पिता बनने वाला है और अगर म्यूजिक प्रोग्राम बंद हुआ तो उसकी नौकरी चली जाएगी। पूरा कमरा अचानक शांत हो जाता है। इसके बाद कुछ टीचर्स मार्टी को बधाई देते हैं। तभी प्रिंसिपल साफ शब्दों में बता देता है कि अगर म्यूजिक प्रोग्राम को बचाना है तो स्कूल को पूरे $48,000 जुटाने होंगे। स्कॉट आत्मविश्वास से कहता है कि वो और मार्टी मिलकर ये पैसा जुटा लेंगे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद प्रिंसिपल इस पर राजी हो जाता है। अगली सुबह मार्टी पूरे जोश में स्कूल आता है और टीचर्स को इकट्ठा करके फंड रेजिंग की प्लानिंग करना चाहता है, लेकिन जब वो स्कॉट से मिलता है तो स्कॉट पहले ही हार मान चुका होता है। तय जगह पर मीटिंग होती है, लेकिन वहां सिर्फ मार्टी और स्कूल नर्स बेला आती है, बाकी कोई भी नहीं आता। मार्टी फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता और दूसरों को ढूंढने निकल जाता है, जबकि स्कॉट और बेला समझ जाते हैं कि कोई मदद करने वाला नहीं है। बेला जब स्कॉट से प्लान पूछती है तो स्कॉट कह देता है कि $48,000 जुटाना नामुमकिन है। बेला उसे समझाती है कि उसे मार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्कॉट, जो बेला में दिलचस्पी लेने लगा है, बात बदलते हुए उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। बेला मना कर देती है। तब स्कॉट शर्त रखता है, अगर वो बास्केटबॉल डंक कर ले तो बेला एक डेट के लिए हाँ कहेगी। बेला मान जाती है, लेकिन स्कॉट बुरी तरह फेल हो जाता है और सबके सामने शर्मिंदा होकर रह जाता है। इसके बाद स्कॉट अपने भाई एरिक के पास जाता है और एक्स्ट्रा नौकरी के लिए मदद मांगता है। एरिक खुद परेशान है।
उसके पास पैसे की तंगी है, कई बच्चे हैं, घर की हालत खराब है और उसे अपने कर्मचारियों को भी निकालना पड़ा है। वो स्कॉट को सुझाव देता है कि वो फिर से सिटीजनशिप क्लास पढ़ाना शुरू करे, जो वो पहले किया करता था। स्कॉट अनमने ढंग से मान जाता है। स्कॉट को सिटीजनशिप टीचर की नौकरी मिल जाती है, लेकिन क्लास बहुत बोरिंग चलती है। स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता। एक दिन क्लास के बाद एक स्टूडेंट, नीको, उससे एक्स्ट्रा मदद मांगता है। वो बताता है कि अगर वो टेस्ट में फेल हो गया तो उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। स्कॉट पहले मना कर देता है, लेकिन नीको के जाने के बाद उसे बुरा लगता है और वो उसे वापस बुलाकर मदद करने का वादा कर लेता है। जब स्कॉट नीको के घर जाता है तो वहां दीवारों पर मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग के पोस्टर देखता है। नीको बताता है कि वो पहले फाइटर रह चुका है। उसी समय वे लोग एक यूएफसी फाइट देखते हैं। फाइट खत्म होने पर स्कॉट को पता चलता है कि हारने वाले फाइटर को भी $10,000 मिलते हैं, जबकि जीतने वाले को $50,000। ये सुनकर स्कॉट चौंक जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अगली सुबह वो मार्टी को बताता है कि वो एमएमए फाइटिंग शुरू करेगा ताकि जल्दी पैसा कमा सके। मार्टी पहले इसे पागलपन और खतरनाक बताकर मना करता है, लेकिन स्कॉट समझाता है कि उनकी मौजूदा नौकरियों से $48,000 जुटाने में सालों लग जाएंगे। आखिरकार मार्टी मान जाता है। स्कॉट अपनी नाइट क्लास की नौकरी छोड़ देता है और नीको से ट्रेनिंग की गुजारिश करता है। नीको पहले मना करता है, ये कहकर कि स्कॉट बहुत बूढ़ा है और उसके पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जब स्कॉट याद दिलाता है कि वो नीको की सिटीजनशिप की पढ़ाई में मदद कर रहा है, तो नीको ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। वो उसे सीधे एक लोकल फाइट में ले जाने की बात करता है, बिना किसी तैयारी के। फाइट की रात मार्टी स्कॉट को तैयार होने में मदद करता है। स्कॉट के पास सही गियर भी नहीं होता। मार्टी उसे सलाह देता है कि वो म्यूजिक सुनकर खुद को मोटिवेट करे। स्कॉट अजीब सा खुद का बनाया हुआ कॉस्ट्यूम पहनकर रिंग में उतरता है। बहुत जोश में होता है, लेकिन जैसे ही फाइट शुरू होती है वो एक ही किक में नॉकआउट हो जाता है। फाइट के बाद बेला उसकी चोटों का इलाज करती है और उसे समझाती है कि ये सब बहुत खतरनाक है और उसे रुक जाना चाहिए। स्कॉट कहता है कि उसने मार्टी से वादा किया है और वो पूरी कोशिश करना चाहता है। बेला उसे सलाह देती है कि कम से कम वो मार्टी से बात करे और अगर छोड़ना चाहता है तो साफ साफ कहे। स्कॉट मार्टी के घर जाता है, लेकिन वहां उसे मार्टी की पत्नी मिलती है। घर थोड़ा बिखरा हुआ होता है। मार्टी की पत्नी बताती है कि मार्टी उन बच्चों के लिए पुराने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ठीक करता है जो उन्हें खरीद नहीं सकते। वो ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और स्कॉट से इसे सीक्रेट रखने को कहती है। ये सब सुनकर स्कॉट को एहसास होता है कि मार्टी कितना अच्छा, त्यागी और जिम्मेदार इंसान है। वो कह देता है कि स्कूल जो उसके साथ कर रहा है वो बहुत गलत है। तभी मार्टी की पत्नी चौंक जाती है और पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है। स्कॉट समझ जाता है कि उसे स्कूल वाली बात पता ही नहीं है। वो तुरंत बात संभाल लेता है और झूठ बोलकर कह देता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि वो परेशान न हो। जब वो उसकी आंख पर लगी चोट के बारे में पूछती है तो स्कॉट बहाना बना देता है कि शेविंग करते वक्त लग गई। घर से निकलते समय स्कॉट पूरी तरह तय कर लेता है कि वो किसी भी हालत में मार्टी की नौकरी और म्यूजिक प्रोग्राम बचाएगा। अगली सुबह वो स्कूल जाता है और प्रिंसिपल को कुछ पैसे देता है, ये कहते हुए कि म्यूजिक प्रोग्राम बंद न किया जाए और वो पूरा पैसा जरूर जुटा लेगा। इसके बाद वो नीको के काम की जगह जाता है, जहां नीको उसे बेसिक ट्रेनिंग देता है और डिफेंस की जरूरी बातें सिखाता है। इसके बाद स्कॉट अपनी अगली फाइट के लिए मार्टी और नीको के साथ जाता है। नीको उसका ट्रेनर बनता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, स्कॉट पर लगातार वार होने लगते हैं। नीको उसे डिफेंस पर ध्यान देने को कहता है, लेकिन स्कॉट ठीक से संभाल नहीं पाता। दूसरे राउंड के बाद तीसरा राउंड शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। स्कॉट को लगता है कि अब मैच रुक जाएगा, लेकिन उसे पता चलता है कि बारिश में भी फाइट चलती है। फिसलन की वजह से इस बार उसके विरोधी को परेशानी होती है और स्कॉट को थोड़ा फायदा मिल जाता है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद मैच खत्म हो जाता है। अगली सुबह क्लास में टेस्ट लेते वक्त स्कॉट देखता है कि उसकी होनहार स्टूडेंट मालिया ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। पूछने पर वो रोते हुए बताती है कि उसका पिता उसे म्यूजिक छोड़कर अपने रेस्टोरेंट में काम करने को मजबूर कर रहा है। स्कॉट उसे भरोसा देता है कि वो बात संभालेगा और कहता है कि उसका टीचर इसकी इजाजत नहीं देगा। लेकिन मालिया बताती है
कि उसके पिता स्कूल को बेकार मानते हैं। जब स्कॉट इसका विरोध करता है तो मालिया उसे याद दिलाती है कि कभी उसने खुद क्लास में कहा था कि पढ़ाई जिंदगी में जरूरी नहीं होती। ये सुनकर स्कॉट चुप और शर्मिंदा हो जाता है। अगली फाइट के लिए जाते समय रास्ते में स्कॉट नीको को सिटीजनशिप टेस्ट की तैयारी करवाता है। तभी स्कॉट को याद आता है कि मार्टी उसका खाना भूल गया है। वो नाराज हो जाता है, लेकिन मार्टी उसके पास रखा हुआ सेब का प्यूरी दे देता है, जिसे स्कॉट अनमने ढंग से खा लेता है। फाइट वाली जगह पर स्कॉट को पता चलता है कि उसका विरोधी वही एंट्री सॉन्ग इस्तेमाल कर रहा है जो उसने चुना था। गुस्से में मार्टी कोई पुराना अजीब सा गाना लगा देता है। फाइट शुरू होते ही स्कॉट पर फिर से तगड़े वार होते हैं। नीको उसे लगातार डिफेंस पर रहने को कहता है। स्कॉट झुंझलाकर कहता है कि वो हमेशा बचाव करते करते थक गया है। दूसरे राउंड में विरोधी फिर हावी रहता है, लेकिन एक छोटे से मौके में स्कॉट एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे विरोधी वही ढेर हो जाता है। स्कॉट अपनी पहली जीत हासिल कर लेता है। तीनों खुशी से जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन तभी स्कॉट को उल्टी आ जाती है और वो अपने ही विरोधी के चेहरे पर उल्टी कर देता है। रास्ते में वो मार्टी पर गुस्सा करता है कि धूप में रखा सेब का प्यूरी उसे खिला दिया, लेकिन फिर जीत की खुशी में सब हंसने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में स्कॉट को पता चलता है कि उसकी फाइट का वीडियो वायरल हो गया है। स्टूडेंट्स क्लास में उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मालिया उसे बताती है कि वो जानती है कि वो ये सब स्टूडेंट्स और म्यूजिक प्रोग्राम के लिए कर रहा है और वो उसे अपना हीरो मानती है। ये सुनकर स्कॉट का मनोबल बढ़ जाता है। बाद में वो फिर से बेला के पास इलाज कराने जाता है। बेला मजाक में कहती है कि उसे अब पैसे लेने चाहिए। जब वो पूछती है कि अब तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ है तो स्कॉट बताता है $3000। बेला कहती है कि ये तो और भी वजह है पैसे लेने की। फिर वो अपने बेक किए हुए सामान बेचकर जमा किया हुआ कुछ पैसा स्कॉट को दे देती है। स्कॉट उसे धन्यवाद कहने के लिए फिर से डेट पर पूछता है, लेकिन बेला फिर मना कर देती है। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान स्कॉट नीको से कहता है कि उसका शरीर अब और नहीं झेल पा रहा और सिर्फ डिफेंस पर खेलना उसे थका रहा है। वो चाहता है कि अब उसे अटैक करना भी सिखाया जाए ताकि वो ज्यादा फाइट जीत सके और जल्दी पैसा कमा सके। नीको उसकी बात मान जाता है और उसे अच्छे फाइटर्स के पास ले जाता है। वहां स्कॉट कई फाइटर्स के साथ स्पैरिंग करता है। वो शुरू में सही वार नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे सही तकनीक सीखने लगता है। डिनर के समय स्कॉट खाना नहीं खा पाता क्योंकि उसके हाथ हिल नहीं रहे होते। सब हंसते हैं। बाद में बेला आती है और देखती है कि उसका कंधा अपनी जगह से निकल गया है। वो दर्द के साथ उसे ठीक कर देती है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में मालिया के पिता स्कॉट से शिकायत करते हैं। स्कॉट शांति से कहता है कि गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन उसका बोझ अपनी बेटी पर डालना गलत है। प्रिंसिपल स्कॉट को डांटता है कि वो स्कूल की छवि खराब कर रहा है। स्कॉट साफ साफ कह देता है कि स्कूल बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा, और जब सब पीछे हट गए तब वही म्यूजिक प्रोग्राम बचाने के लिए आगे आया। उसकी बातों से मालिया के पिता सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद स्कॉट क्लास में पूरे जोश और दिल से पढ़ाने लगता है। बेला बाहर से ये सब देखती है और मुस्कुराती है। आगे स्कॉट की ट्रेनिंग और फाइट्स जारी रहती है। वो लगातार जीतने लगता है, पैसा इकट्ठा होता जाता है और म्यूजिक प्रोग्राम को बचाने की उम्मीद और मजबूत हो जाती है। एक दिन क्लास में एक्सपेरिमेंट करवाते वक्त स्कॉट की मुलाकात बेला से होती है। वो मजाक में उसे फिर से डेट के लिए पूछता है और कहता है कि इस बार वो खड़े होकर पूछ रहा है, क्योंकि पिछली बार बेला ने उसे चिढ़ाया था कि वो हमेशा बैठकर ही पूछता है। इस बार बेला हाँ कह देती है। स्कॉट वादा करता है कि वो उसकी पसंद का खाना खुद बनाएगा। बेला ने जो डिश चुनी होती है उसे बनाने में स्कॉट के भाई एरिक उसकी मदद करता है। जब खाना तैयार हो जाता है, बेला के आने से पहले स्कॉट एरिक को जल्दी से छुप जाने को कह देता है। दोनों डिनर पर बैठते हैं। बेला को खाना बहुत पसंद आता है और वो पूछती है कि क्या स्कॉट ने सच में ये खुद बनाया है। स्कॉट हाँ कह देता है। फिर बेला एक सामग्री के बारे में पूछती है कि वो कहां से आई, लेकिन स्कॉट जवाब नहीं दे पाता। बेला हंसते हुए कहती है कि वो असली शेफ को धन्यवाद दे क्योंकि खाना वाकई शानदार है। स्कॉट सच मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो खुद को ही धन्यवाद देगा। बाद में बेला उसकी एक फाइट का जिक्र करती है जिसमें उसका हाथ पकड़े जाने की वजह से वो हार गया था। स्कॉट समझाता है कि उसे टैप आउट करना पड़ा था, वरना उसका हाथ टूट जाता। बेला कहती है कि उसे और जोर से लड़ना चाहिए
और अचानक ये दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों हंसते हुए लड़खड़ा जाते हैं और फिसल कर गिर पड़ते हैं। स्कॉट मजाक करता है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे अजीब डेट है। बेला भी हंसती है, खड़ी होती है, अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और रात के लिए चली जाती है। इसके बाद स्कॉट अपने भाई एरिक की मदद करता है और उसे मालिया के पिता के रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी दिलवा देता है। स्कूल लौटने पर स्कॉट को अपने ट्रेनर से खबर मिलती है कि उसे UFC फाइट का ऑफर आया है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि नीको ने उसकी तरफ से ये ऑफर मना कर दिया है। स्कॉट हैरान होकर नीको से मिलने जाता है और कारण पूछता है। नीको बताता है कि स्कॉट अभी इतने बड़े मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। जब स्कॉट जोर देता है तो नीको सच बता देता है कि वो जलन महसूस कर रहा था। उसने पूरी जिंदगी फाइटिंग की, लेकिन उसे कभी UFC का मौका नहीं मिला और अब एक स्कूल टीचर को ये ऑफर मिल रहा है। वो ये भी बताता है कि गर्दन की चोट की वजह से उसे फाइटिंग छोड़नी पड़ी थी। ये सुनकर स्कॉट को बुरा लगता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि अगर नीको को परेशानी है तो वो ये फाइट नहीं करेगा। लेकिन नीको उसे समझाता है और कहता है कि उसे ये मौका जरूर लेना चाहिए। उस रात वे UFC आयोजक से मिलते हैं और लास वेगास में फाइट का सौदा तय होता है। सफर की तैयारियां शुरू होती है। उड़ान से पहले मार्टी की पत्नी स्कॉट का धन्यवाद करती है। बेला उसे अलविदा कहती है और सावधान रहने को कहती है। जब स्कॉट उसे किस करने की कोशिश करता है तो बेला प्यार से मना कर देती है और कहती है कि चीजों को जल्दी नहीं करना चाहिए। इसके बाद स्कॉट, मार्टी, नीको और ट्रेनर वेगास पहुंचते हैं। वहां वे ढेर सारे खाने के साथ टेबल पर बैठते हैं। स्कॉट खाने लगता है, लेकिन सब उसे रोक देते हैं क्योंकि अगले दिन उसकी फाइट होती है। वो मान जाता है और सिर्फ केक को सूंघता है। तभी बेला का फोन आता है। वो बताती है कि प्रिंसिपल ने पैसे में घोटाला किया है और जो भी पैसा इकट्ठा हुआ था वो सब गायब हो चुका है। वो स्कॉट से कहती है कि अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए उसे वापस आ जाना चाहिए और अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। स्कॉट मना कर देता है। वो कहता है कि सब पहले ही बच्चों से मुंह मोड़ चुके हैं और वो भी ऐसा नहीं करेगा। वो बेला से कहता है कि बाद में बात करेगा और पूरी तरह फाइट की तैयारी में लग जाता है। फाइट की रात स्कॉट बैकस्टेज तैयार हो रहा होता है। जब वो स्टेज एरिया में पहुंचता है तो वो देखता है कि स्कूल के म्यूजिक स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। वो खुश और हैरान हो जाता है। वो मार्टी से पूछता है, लेकिन मार्टी कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। तभी स्कॉट को भीड़ में बेला दिखती है। उसका उत्साह स्कॉट को हिम्मत देता है। घर पर एरिक और उसकी पत्नी भी साथ बैठकर टीवी पर फाइट देख रहे होते हैं। स्कूल में भी सभी लोग मैच देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। स्कॉट रिंग में उतरता है। उसका विरोधी भी आता है जो काफी खतरनाक लगता है। स्कॉट शांत रहता है और पूछता है कि अगर वो जीत गया तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। जवाब मिलता है $50,000। स्कॉट खुद से कहता है कि उसे ये जीत चाहिए। पहले राउंड में विरोधी का जोरदार पंच पड़ता है। स्कॉट पर लगातार वार होते हैं और वो घायल हो जाता है। बेला घबराई हुई देखती रहती है। राउंड खत्म होने तक स्कॉट थक चुका होता है। वो मार्टी और नीको से कहता है कि ये फाइटर उसकी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर और चालाक है। वे उसे हौसला देते हैं और दूसरे राउंड के लिए तैयार करते हैं। दूसरा राउंड भी खराब जाता है। स्कॉट को फिर से जोरदार चोट लगती है और वो गिर पड़ता है। मुश्किल से खड़ा हो पाता है। स्कॉट मार्टी से माफी मांगता है, लेकिन मार्टी कहता है कि वो पहले ही जीत चुका है क्योंकि उसने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है। वो भीड़ में बैठे छात्रों की तरफ इशारा करता है। तीसरे राउंड में स्कॉट के अंदर नई ताकत आ जाती है। वो जमकर मुकाबला करता है और विरोधी पर वार करने लगता है। अचानक विरोधी उसका हाथ फंसा लेता है और टांग से उसकी गर्दन दबा देता है। स्कॉट लगभग हारने वाला होता है। नीको चिल्लाकर उसे पकड़ बनाए रखने को कहता है। स्कॉट किसी तरह दोबारा पकड़ बनाता है, विरोधी को उठाता है और जोर से मैट पर पटक देता है। विरोधी बेहोश हो जाता है और रेफरी मैच रोक देता है। स्कॉट जीत जाता है और पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। जश्न के दौरान बेला दौड़कर आती है और स्कॉट को किस कर लेती है। कुछ समय बाद स्कूल का म्यूजिक प्रोग्राम वापस शुरू हो जाता है। छात्र फिर से सीखने लगते हैं। स्कॉट मार्टी को पूरे जोश से पढ़ाते हुए देखता है। प्रिंसिपल उसे धन्यवाद देता है। स्कॉट मजाक में अपनी छुट्टी वापस मांगता है, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देता है। इसी बीच नीको अपना सिटीजनशिप टेस्ट पास कर लेता है
और आधिकारिक रूप से अमेरिका का नागरिक बन जाता है। वो मार्टी और स्कॉट के साथ खुशी मनाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।